हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल फ्रॉम bloggerspassion.com। आज हम बात करने वाले हैं सौरभ राणा भाई से, जो कमाल के एसईओ एक्सपर्ट हैं। उनका एक जो ब्लॉग है दैट्स कॉल्ड SEOrana.com। वो जॉब भी करते हैं, एसईओ कंसल्टिंग भी करते हैं, उनकी खुद की वेबसाइट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे सौरभ भाई से आज। थैंक यू अनिल जी। आपने मुझे अपने इनवाइट किया आपने सेशन के अंदर। दिस इज़ माय प्लेजर कि आपने मुझे इनवाइट किया। और ब्लॉगर्स पैशन की जितनी भी ऑडियंस है मुझे देख रही है, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर पे रहिए और सेफ रहिए। बहुत ही अभी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, जैसे आपको पता है कोरोना का। तो थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बस मैं आपको यही बोलूँगा। थैंक यू अनिल भाई। वेलकम। सौरभ, सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस है बेसिकली, जो आपके बारे में नहीं जानती है, आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ देंगे उनको बेसिकली। यस गाइस, मैं अभी एसईओ लाइन के अंदर 2008 से आया था। जॉब मेरी फर्स्ट 2009 से स्टार्ट हुई थी स्टेलर डेटा रिकवरी से। और उसके बाद मैं करते 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 काफ़ी कंपनीज में, छोटी और बड़ी काफ़ी कंपनीज में काम किया मैंने। जैसे मैंने एनडीटीवी के अंदर काम किया, मीडिया डॉट नेट में काम किया एस स्ट्रेटेजिस्ट। एक छोटी सी एक और कंपनी फिटनेस स्टार्टअप में भी लास्ट टाइम काम किया मैंने, जहाँ पे उनको नियर मी रिलेटेड कीवर्ड पे रैंक कराया। फिर उसके बाद अभी मैं करंटली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए डिजिटल अकाउंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ मैं, जिससे मेरा मेन प्रोफाइल क्लाइंट सर्विसिंग, एसईओ, ऑर्गेनिक की सब कुछ देखना है। साथ इसके साथ मैं बिजनेस डेवलपमेंट भी करता हूँ, और जिसमें मैं क्लाइंट्स को पिच करता हूँ, रिपोर्टिंग वगैरह, ऑडिटिंग, उन क्लाइंट्स को जाना, सेल्स पिच करना। इसके साथ में मेरा ये प्रोफाइल भी है, नॉट ओनली कि मैं एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग देखता हूँ, मैं बिजनेस प्रोफाइल, क्लाइंट सर्विसिंग, ये बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट सर्विसिंग का भी काम है। तकरीबन मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ के अंदर। और करंटली मैं विद फुल टाइम जॉब, अभी मैं साथ में साथ कंसल्टिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग मेरी चलती रहती है। पिछले 1 डेढ़ साल से मैं रेगुलर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और अनिल जी, मैंने आज तक कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी बच्चे को नहीं बोला कि आप मेरे से कोचिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। कहीं भी एडवर्टीजमेंट नहीं डालता हूँ। जिनको लोगों को पता है वो खुद ही आते हैं, मुझे रीच आउट करते हैं। और ऑन रिक्वेस्ट के अंदर मैं अपने टाइम स्लॉट के साथ में उनको कोचिंग भी देता हूँ, कंसल्टिंग। और मेरे खुद छोटे छोटे वेबसाइट्स भी चल रही हैं जो मैंने स्टार्ट करी है एडसेंस या एफिलिएट वगैरह के लिए। और इस तरीके से करके बस ये छोटा सा ही है। रोज सीखते हैं रोज गूगल के अपडेट्स आते हैं। और थैंक यू। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है अनिल जी, SC राणा। ओके, आप जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, SC राणा के यूट्यूब मैं चैनल। उसका लिंक शेयर कर दूंगा बेसिकली इस वीडियो में। हाँ, तो श्योर श्योर। तो अगर आप देखें, सौरभ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप एसईओ जानना चाहते हैं और एसईओ का बहुत सारा सीखने चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सौरभ भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कीवर्ड रिसर्च का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो वन, बेसिकली जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एसईओ में, या फिर जिन्होंने अभी वेबसाइट स्टार्ट की, वो कैसे कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए बेसिकली। कीवर्ड रिसर्च का तो बहुत ही मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ, मैं सिर्फ एसईओ नहीं बोलूँगा, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कर रहे हैं तो कीवर्ड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, आप कैंपेन सेट करते हो, चाहे वो एडवर्ड्स में है चाहे वो फेसबुक में, आपको टारगेटेड कीवर्ड्स तो डालने ही होंगे आपको, मतलब कि जो आपकी नीश है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एसईओ के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ में कीवर्ड रिसर्च में बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल कह रहे हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेट करिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेट करिए। ये बहुत अच्छी है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से अनिल जी, मैं आपको ये चीज़ शेयर कर बताना चाहूँगा, जितनी भी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर और बड़ी वेबसाइट्स है ना, वो लॉन्ग टेल के अलावा ना, वो जो सीड कीवर्ड जैसे एसईओ कंपनी, लूज वेट, इस तरह के कीवर्ड पे वो टारगेट करती है। अगर आप 50 लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेट करते हो, तो एक वो इतने प्राइमरी हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे टारगेट करके बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक उठा लेती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको कंपटीशन, देखो क्या कंपटीशन को एनालाइज करना है आपको। यहाँ पे कंपटीशन एनालाइज करिए, कौन से कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं।
और उन सब की लिस्ट बनाइए और फिर अपने कीवर्ड्स जो आपके साथ हैं इंडस्ट्री के उनको मैच करके एससीएम रश और एचआरएफ ये सब कीवर्ड टूल्स हैं, इसमें आप डाल के, और गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर टूल है, अगर कोई एचआरएफ एससीएम रश नहीं ले सकता तो एडवर्ड कीवर्ड प्लानर टूल बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया टूल है, मतलब कि फ्री में और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं देखा जाऊँ तो ऐसे एडवर्ड कीवर्ड प्लानर टूल से बढ़िया कोई टूल नहीं है कीवर्ड सर्च में। तो आप उसको सीखिए और वहाँ से आप रिसर्च करके ना आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी बाइंग इंटेंट वाले, और जो लोग जनरिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन वाले, तो इसकी लिस्ट बना के आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं कि हमने ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड है, ये सेकेंडरी कीवर्ड है, ये इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इस तरीके से करके आप तो ये सब कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन बताई है, बाकी अनिल भाई की एक कीवर्ड रिसर्च की बुक है, आप वो जरूर पढ़िएगा, मैंने उनको पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छा लिखा है और मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बाद कुछ कीवर्ड रिसर्च का कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। सौरभ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कंटेंट पे। जैसे ठीक है, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बेसिकली देख लिया कि कौन कौन से हमारे लिए प्रॉपर कीवर्ड्स हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। जब हम कंटेंट पे काम करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब हम बोलते हैं ना, ये कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए एसईओ के हिसाब से, तो वो कौन सी चीज़ जिसके बेस पे आपका जो कंटेंट है वो एसईओ ऑप्टिमाइज बनता है बेसिकली? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो अब अपने ये बोला एसईओ ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑप्टिमाइज तो देखिए हमको क्वेश्चन कंटेंट करना ही करना, बट लेकिन मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपको सर्च इंजन फ्रेंडली के साथ आपको यूजर फ्रेंडली आपको कंटेंट लिखना है। अगर आपका यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है तो बात नहीं बनेगी। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि एक्चुअल में यूजर क्या चाह रहा है, क्या आपका जो टॉपिक है कि जो आपका कंटेंट है क्या उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहला फोकस इसी चीज पे होना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ कि एससीएम रश रिव्यू, तो मेरा जो आर्टिकल है क्या वो रिव्यू रियल रिव्यू दे रहा है एससीएम रश का। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ चीप वेब होस्टिंग ऑफ 2020 शेयर्ड होस्टिंग, तो क्या मैं शेयर्ड होस्टिंग वाकई में बता रहा हूँ। अगर मैं क्या बता रहा हूँ कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली फॉर कपल्स, तो क्या मेरी लिस्ट में वही रेस्टोरेंट्स हैं जो कपल्स के लिए दिल्ली में हैं, फॉर कपल्स इन दिल्ली, तो क्या वही कपल्स हैं। अगर मैं ऐसा तो नहीं मैं कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बता रहा हूँ जो कपल्स के लिए, वो फैमिली रेस्टोरेंट, दैट इज ए फैमिली रेस्टोरेंट और पब डिस्को है, तो वो एक अलग चीज है। मैं सिर्फ कपल्स के लिए रेस्टोरेंट बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज तो आपको ये बताना चाहिए कि आपका यूजर इंटेंट जो है उसको आपने सॉल्व करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप कीवर्ड आप डाल रहे हैं तो बहुत सारे टर्म्स है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ये सब बहुत सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्म्स हैं। गाइस मैं आपको उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको एक बहुत एक जेनरिक सा एक आपको एक टेम्पलेट सा बता देता हूँ यहीं पे। जैसे टाइटल, मतलब कि जो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल आपकी होनी चाहिए। पहली चीज तो आपका H1 H2 वगैरह में जहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वहाँ पे आपने कंटेंट डालना ही डालना है। फिर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में कंटेंट कीवर्ड्स डालिए, फिर उसको इस तरीके से फॉर टू एंड व्हेन इस तरीके से करके कीवर्ड डाल लीजिए। आप उसमें एस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप कंटेंट को कर रहे हैं। इमेजेस डालिए, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करिए, और टॉप टू बॉटम ना आपका ना कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 कीवर्ड ऊपर डाल दिए, 10 कीवर्ड नीचे डाल दिए, बीच में कीवर्ड नहीं डाला आपने, या बीच में सारे कीवर्ड डाल दिए ऊपर और नीचे नहीं डाला। और मैं आपको बता दूं जो कंक्लूजन जो होता है ना, कंक्लूजन जो समरी आप डालते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंटली डालनी चाहिए। उसमें भी आपका वो एक क्लोजिंग नोट होता है कंटेंट का लिखते हुए, बहुत आपको वहां से समझ आती है कि आप क्या आपने जो पूरे आर्टिकल में लिखा आपने समराइज किया। चाहे आप रिव्यू लिख रहे हो चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट के अंदर कीवर्ड, हेडिंग टैग वगैरह ये सब तो आपको डालना ही डालना है, बट लेकिन आप समरी क्लोजिंग नोट पे बड़ा फोकस करिए। मैंने बहुत से आर्टिकल राइटर्स को देखा है, वो उनकी समरी अच्छी नहीं होती। अनिल जी ने भी देखा होगा, अनिल जी की आप उनके आर्टिकल्स पढ़िए, बहुत अच्छा समराइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देनी पड़ेगी कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट में हेडिंग टैग, H2 H3 प्रॉपर एक सिमेट्री होनी चाहिए। कीवर्ड, ये कीवर्ड इसमें आने चाहिए और कीवर्ड ऊपर से लेके नीचे टॉप टू बॉटम होना चाहिए। मैं आपको एक गाइड बताता हूँ, अगर आपको इसको विजुअली अगर आपने देखना है, मॉस की ऑन पेज एसईओ विजुअल गाइड है।
मैं आपको जो लिंक भी नीचे दे दूंगा अनिल जी इसके या अंदर। हाँ, श्योर। तो आप वो जरूर पढ़िएगा। मैं पूरे वेब के ऊपर ये बैकलिंक को वगैरह मैं किसी को नाम मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं ऑन पेज के अंदर, बट लेकिन अगर आपको एडवांस ऑन पेज लोग गाइस आपको नहीं अभी समझना, पहले आप बेसिक ऑन पेज समझिए। मॉस की ऑन पेज अच्छी विजुअल गाइड है, हम अनिल जी नीचे लिंक दे देंगे, आप वो जरूर पढ़िएगा। मुझे नहीं लगता कि पूरे वेब के ऊपर उससे अच्छी कोई ऑन पेज की एसईओ की गाइड है। इतना बच्चों की तरह इतना इजी वे में बताया गया है कि आपको किसी को भी समझ आए। अगर आपने अपने पेरेंट्स को भी समझाओगे पापा ये ऑन पेज ऐसे होता है, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। इतना इजी वे में बताया, दिस इज द बेस्ट थिंग। जो मैं अभी आपको सर्च यूजर फ्रेंडली और जो यूजर इंटेंट की बात कर रहा था, तो वहाँ पे यूजर इंटेंट मेरा फुलफिल होता है और डेटा भी है वहाँ पे, तो आप उसको जरूर पढ़िए। ओके, जो अभी हम ऑन पेज की जो बात करें, तो आपके हिसाब से जब हम कंटेंट को साइट पे डालते हैं, तो कौन कौन सी ऑन पेज एलिमेंट्स है जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना, जिससे हम कहते हैं ना कि हमारा जो कंटेंट वो ऑन पेज जो एसईओ जो हमारा परफेक्ट हो जाए बेसिकली, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड। देखिए मैं चार चीजें तो हमेशा बोलता हूँ, मैं आज मैं पांचवी चीज बताता हूँ। चार मैंने अपने सेमिनार्स वगैरह में अपने जो सेशंस हैं, चार चीजें ऑन पेज के हमेशा बोलता हूँ हमेशा। मतलब कि किसी भी को एसईओ आता है या नहीं आता है, कोई राइटर भी लिख रहा है, अगर एफिलिएट मार्केटर्स भी देख रहे हैं, और मैंने ये चीज एनालाइज करी है कि जितनी भी वर्ल्ड में अच्छी वेबसाइट्स हैं वो ये चीज फैक्टर्स फॉलो करती ही करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फॉलो नहीं कर रही। पहला कीवर्ड आपका आएगा टाइटल टैग में, सेकेंडरी आपका आएगा डिस्क्रिप्शन में, थर्ड आएगा आपका मतलब कि ऐसे थर्ड मेरी मिडिल फिंगर नहीं, थर्ड थर्ड आएगा आपका यूआरएल में, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। यूआरएल, और फोर्थ है H1। आपका H1 में ये चार चीजें तो आपका कीवर्ड आएगा ही आएगा। पांचवा कीवर्ड बताइए कहाँ आएगा? पांचवा जो ऑन पेज का मैं बेस्ट सबसे बेस्ट बोलता हूँ वो होती है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है, आप इंटरनल लिंकिंग के प्लगइन्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये पांच चीज़ें ऑन पेज की बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो चार चीज़ें तो हमेशा बोलते हैं ऐसे बेसिक्स हैं, पांचवा चीज़ इंटरलिंकिंग करिए, मज़ा आ जाएगा। आप ये चीज़ करके देखिए। थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसमें थोड़ा सा और उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट डालिए, इमेजेस को विजुअली अपीलिंग होना चाहिए आपका, इमेजेस डालिए, वीडियोस डालिए, उससे और आपका यूज़र बिहेवियर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चार पाँच छः चीज़ें मैंने बताई आपको। तो आप अभी जो भी मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं इस सेशन के बाद अपना साइट्स खोलिए और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए, दोबारा इंडेक्स करवाइए, देखिए एक हफ्ते के बाद आपका ट्रैफिक बेनिफिट ही होगा। सुनो, अब बात करते हैं बैकलिंक्स की। अगर आप देखें, बहुत गूगल के बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं जो कि वेबसाइट्स को पेनलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैकलिंक्स क्वालिटी ओनली। तो ऐसे कौन से बैकलिंक्स बनाएं जो आज भी सेफ हैं और मे बी आई वुड से कमिंग ईयर्स में भी सेफ रहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन कि बैकलिंक्स के ऊपर अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कमेंट बैकलिंक बनाए, सर ये तो स्पैम हो गया, फोरम बैकलिंक स्पैम हो गया। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि लोग, अगर मैं डायरेक्टरी के लिंक्स बनाऊं कि लोग डायरेक्टरी के लिंक्स भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं तो लोग कोई मेरी बात पर यकीन नहीं मानेगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको मैं, कि डायरेक्टरी के लिंक से भी आप रैंकिंग लेके आ सकते हो, कोई भी नहीं मानेगा। द रीजन बिहाइंड दिस कि डायरेक्टरी के लिंक्स का बनाने का एक तरीका है। आपको सिर्फ उन्हीं सब डायरेक्टरी में मतलब कि डालना जो आपकी नीश रिलेवेंट है, और बल्क में सबमिशन नहीं करना है। कोई भी एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको अनिल जी आज बताता हूँ यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है कि बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए। बैकलिंक्स के बिना तो गूगल आपको रैंकिंग देगा ही नहीं, आप जितना मर्जी कर लो। बैकलिंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकिंग फैक्टर एवर, क्योंकि पूरा उसको एल्गोरिदम ही उस पर टिका हुआ है। अब यहाँ पे वो कौन से बैकलिंक्स हैं? बैकलिंक्स आप जब भी बना रहे हैं ना, तो आपको थोड़े थोड़े बैकलिंक्स बनाने हैं, पहली चीज। बल्क में ले बैकलिंक्स नहीं बनाने। और आपको ट्राई कीजिए कि आप रेलेवेंसी पे फोकस करिए, थर्ड। फोर्थ आप फोकस करिए जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स लिंक्स बना रहे हैं वो किस तरह की साइट्स पे बना रहे हैं, आप वहां पे भी ट्राई कीजिए लिंक्स बनाने के, बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर तीसरा, एक आपको कंटेंट बेस्ड बैकलिंक्स बनाओ जहाँ पे कॉन्वर्जेशनरी, कोरा, फोरम, निश फोरम्स हैं, डिस्कशन बोर्ड हैं आपके, इस तरह की साइट्स में आप लिंक्स बनाइए। फिर आप आजकल लोग पीवीएन वीवीएन भी यूज करते हैं, तो मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता, बट लेकिन जब भी आप बैकलिंक्स बना रहे हो अगर आप, तो बल्क में नहीं बनाने, थोड़ा 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 करके आपने बैकलिंक्स बनाने हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी।
मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ ब्लॉक कमेंट से भी मतलब कि लिया हुआ है, रैंकिंग ली हुई है, और तरीके से बस आपको करना है। उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग में बताता हूँ मैं, कि आपको ये सोशल बुक मार्किंग करने, सोशल बुक मार्किंग करने का भी एक एक्चुअल में तरीका है कि आपको सोशल बुक मार्किंग कैसे करनी है जी। ये नहीं कि आप सब दनादन सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं और या फिर मास लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं। एक प्रॉपर पैटर्न बताया मैंने उनको कि ऐसा आंसर करना है, इस वे में करना है और इतनी फ्रीक्वेंसी में करना है। वो सब मैंने तरीका ये बैकलिंक बनाने का मैंने ओके, मुझे लग रहा है कि जो क्वालिटी का ज़्यादा वो है, मतलब कि ना, मतलब बल्क में ना काम करके, जैसे कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं बैकलिंक्स के लिए, क्वालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करें बेसिकली। ये इस क्वालिटी पे, क्वालिटी तो करनी ही करनी है, मास लिंक बिल्डिंग नहीं करनी। रेलेवेंसी मैंने बताया, रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप एच एस टूल है तो आप अपने जो कॉम्पिटिटर की साइट को डालिए, आप अपना एक्सपोर्ट करिए, फिर देखिए कि आप कहाँ कहाँ पे लिंक्स बना सकते हैं धीरे धीरे करके। देखिए लिंक्स का पैटर्न ना ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे स्पाइक नहीं आना चाहिए आपका। या तो आपकी शॉर्ट टर्म साइट है, कोई एपी के कवर साइट बनाइए, इवेंट ब्लॉगिंग साइट, तो उसमें आप मास लिंक बिल्डिंग करके अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, वो एक अलग चीज है। बट इफ यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेबसाइट, आई डू नॉट रिकमेंड मास लिंक बिल्डिंग। धीरे 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 करते करते आप लिंक्स बनाइए। मैं अब इसका बेनिफिट पता क्या होता है अनिल जी, कि जब गूगल के अल्गोरिदम अपडेट होते हैं ना, इसका बहुत बड़ा एक रीजन ही बताऊंगा मैं, अगर साइंस है इसके पीछे। जब गूगल के अपडेट होते हैं तो गूगल देखता है कि किसने मास लिंक बिल्डिंग करी है, या किसने लो क्वालिटी लिंक्स बनाए हैं, या किसने इररिलेवेंट लिंक्स बनाए हैं। तो उस अपडेट के अंदर आपकी साइट को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो लोग कम लिंक्स बना रहे हैं या नहीं, ना के बराबर लिंक्स बना रहे हैं, लिंक्स बन रहे हैं और नेचुरल वे बन रहे हैं और वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग अपने आप ऊपर उठ जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, लोगों ने मुझे बहुत, मतलब कि कितने लोगों ने मुझे बोला है कि ये तो मैंने रैंकिंग बस छोड़ दी थी, मतलब कि इतना फोकस नहीं करता, हल्का हल्का काम करता था, और इस अपडेट में मेरी रैंकिंग ऊपर आ गई। तो ये उसका एक पॉजिटिव साइड भी है उसका, मतलब कि क्वालिटी लिंक्स का। गेस्ट पोस्ट वगैरह है, मतलब कि अब गेस्ट पोस्ट लोगों ने कर दिया तो लोग पूरा कैंपेन चलाने देते हैं, 50-50, 40-50, 50-50, मतलब कि गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं, 100 गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं, तो सारे गेस्ट पोस्ट की लिंक्स बना रहे हैं। पैटर्न नहीं मिलना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। आप अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। जैसे जब हम अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं तो हम बहुत सारी एसईओ के लेवल में मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यूजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ना करें बेसिकली? उसके अंदर सबसे पहला तो एक चीज अभी मैं आपको बताता हूँ, उनकी ना साइट साइट ही अच्छी नहीं बनी होती। पहली चीज तो ये कि साइट ही एसईओ फ्रेंडली नहीं है, फर्स्ट नंबर वन रीजन है। ओके। If you want to rank best gyms in Delhi या best gyms in Lajori Garden, तो आपका साइट रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि दैट यू आर द बेस्ट जिम और रजौरी गार्डन में है, और आप जिम रिलेटेड सर्विस वगैरह फिटनेस रिलेटेड, तो कहीं से भी एक टेम्पलेट उठा के इमेजेस डाल के मतलब अपलोड कर देते हैं। तो साइट सबसे पहले एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, पहली चीज। यूआरएल स्ट्रक्चर नहीं होता उनका, उनके टाइटल टैग मिसिंग होते हैं। आप अभी अगर किसी को भी डाउट है, साइट कोलन करके अपनी वेबसाइट का नाम डालिए गूगल के अंदर, और देखिए आप इंडेक्स करके आप उस पर लिंक्स देखिए कि आपका टाइटल टैग के स्ट्रक्चर्स कैसे आ रहे हैं, टाइटल टैग कैसे, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे आ रही है। अगर आपको वो भी नहीं करना, स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर टूल, आप उसको डाउनलोड कीजिए, 500 यूआरएल फ्री में देता है आपको, आप उसमें से देख सकते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं लोग, टाइटल टैग ही ऑप्टिमाइज नहीं है। कैनोनिकल टैग इतनी बड़ी मिस्टेक है, इतने बड़े बड़े, अनिल जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बड़े बड़े ऐसे एक्सपर्ट से बात करी है, ब्लॉगर से, उन बहुत सारे बंदों को कैनोनिकल टैग नहीं पता कि एक्चुअली कैनोनिकल टैग लोग वर्क कैसे करते हैं। तो कैनोनिकल टैग आपका मिसिंग होता है, वो नहीं होना चाहिए आपका। कंटेंट इमेजेस हो, ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली हो, बैकलिंक बाद में आएगा। और एक चीज और है, स्ट्रक्चर्स वेबसाइट का अच्छा नहीं होता, ये बहुत बड़ी एसईओ मिस्टेक है, मतलब कि कोई है ही नहीं। फिर और अगर एसईओ की मिस्टेक की बात करूँ तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैंने एक सेशन भी इसके ऊपर एक अलग से आ जाएगा। बट लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपने मुझे 5 एस ऑन पेज की बताई, तो अगर आप वो 5 ऑन पेज जो मैंने 6 चीज़ें बताई हैं, अगर आप वो ठीक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर जाएंगे, जो 5-6 चीज़ मैंने आपको ऑन पेज में बताई। तो
कंटेंट तो क्वालिटी का होना चाहिए, शॉर्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कंटेंट के पे मुझे याद आया मेरे को कि लोग स्क्रैपर साइट्स यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ से कंटेंट यूज़ किया, फिर नीचे बैकलिंक उसको दे दिया ऐसे करके, रीड मोर ओरिजिनल सोर्स करके। गाइस प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करिए। और कंटेंट के साथ मुझे एक चीज़ और ध्यान में आ रही है कि जब लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना तो उनको कॉपी। पैसा पैसा नहीं होता उनके पास, तो वो दूसरे कंटेंट कॉपी करके अपने डाल देते हैं। मैं यार एक दिन मुझे एक लड़का मिला, कह रहा सर मैंने तो इतने हजार कंटेंट लिख दिया। मैंने कहा यार मुझे डाउट हुआ उस बंदे के ऊपर, इसके पास तो पैसा भी नहीं इतना नहीं आता, उसकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं अच्छी भी नहीं है इतनी, मतलब कि इसने इतने हजार लाख कंटेंट कैसे लिख दिया अपनी साइट पे। मैंने 500 300 800 100 200 आर्टिकल डाल दिए। मैं कैसे डाल दिए इसने 100 200 आर्टिकल? मैं तो डाल नहीं सका अपनी साइट पे 100 200 आर्टिकल इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में। तो मैं भाई तूने कैसे लिखा, मैं प्यार से पूछा उससे। कह रहे सर वो ये साइट है ना यहाँ से कॉपी किया। मैंने कहा यार तू तो तो फिर मैं बताया ये लोग मिस्टेक करते हैं। तो आप चाहे कम काम करिए लेकिन अच्छा काम करिए। और ये नील पटेल, बैकलिंको, रैंड फिशकिन, ऐसे लोगों को पढ़ते रहिए। अनिल जी का ब्लॉग है, बहुत अच्छा है, तो आप उसको पढ़िए। तो ये मिस्टेक्स है सर हमारे लोग करते हैं जो आई थिंक जो कंटेंट कॉपी वाला आई थिंक एक बड़ा कॉमन है, मतलब ना बहुत सारे लोग हैं जो भी मतलब वेबसाइट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई थिंक कंटेंट कॉपी करते हैं, और वो पॉपुलर साइट से बेसिकली ना जो भी उनके लोग रहते हैं। यस यस यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग फैक्टर्स पे। आपके हिसाब से टॉप 5 रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं गूगल के? देखिए टॉप 5 रैंकिंग फैक्टर्स तो मैंने आपको यही बताया, जो 5 ऑन पेज फैक्टर जो 6 बताए वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा आपकी जो साइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपकी साइट कभी गूगल में आ भी सकती है। दूसरा, तीसरा, आपकी साइट HTTPS होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, मतलब कोई है ही नहीं। आपने वेबसाइट डोमेन लिया तो HTTPS होगा ही होगा, चाहे आप वो पेमेंट गेटवे अपनी साइट पर लगाया है नहीं लगाया, लेकिन विदाउट HTTPS के आपकी साइट आएगी नहीं। तीसरी चीज, लाइट स्पीड। जितनी लाइट होगी आपकी साइट, पेज लोडिंग टाइम आपका जितना कम होगा उतना अच्छा है। गूगल उन साइट्स को प्रेफर नहीं करता है और रैंक नहीं करता है जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और जिनका टाइम पेज लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, वो उनको करता ही नहीं होगा। और पेज लोडिंग टाइम, वेबसाइट बैकलिंक, बैकलिंक तो है ही है, मतलब कि वो उसका कोई है ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा अनिल जी, अगर आप जितने भी लोग ये मेरा हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप ना रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड अपडेट को एक बार दोबारा पढ़िएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि 2013 में हमिंग बर्ड अपडेट आया था, तो वो हमिंग बर्ड अपडेट को दोबारा पढ़िएगा, फिर उसके बाद रैंक ब्रेन को दोबारा पढ़िएगा। फिर अभी 2019 के अंदर बर्ड अपडेट आया था। बर्ड का मैंने जो फुल फॉर्म है मैंने काफ़ी बार याद करने की कोशिश भी करी थी मैंने, मतलब कि लेकिन नहीं, बाय डायरेक्शनल एजुकेशनल रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशनल, पता नहीं क्या उसका फुल फॉर्म है। तो बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, IAS के एग्जाम में आना चाहिए, IIT के तो बर्ड अपडेट को पढ़िए, हमिंग बर्ड अपडेट को पढ़िए, और रैंक ब्रेन अपडेट को पढ़िए। 3 अपडेट्स को तो पढ़ना ही, पांडा पेंगुइन को सब जानते हैं, बट लेकिन 2-3 अपडेट को जरूर आप पढ़िए। तो ये हमारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ मैं अगर मिस कर रहा हूँ तो। अगर आप इन अपडेट्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको और समझ आ जाएगी। बट लेकिन ऑन पेज, HTTPS, मोबाइल फ्रेंडली, फास्ट लोडिंग साइट, बैकलिंक, कंटेंट तो आपको पता ही है करना ही करना, वो तो है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये मेरे रैंकिंग फैक्टर्स हैं, और इसके बिना कोई भी आपकी साइट मतलब कि रैंक नहीं करती। हाँ, एक चीज़ और है, आपका यूज़र बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी साइट पे। यूज़र, कुछ लोग ड्वेल टाइम बोलते हैं, वो भी एक नया टर्म है ड्वेल टाइम। तो बट ये चीज़ मैं पहले से ही आ रहा हूँ कि आपकी साइट का यूज़र बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आप बाउंस रेट जितना कम हो उतना अच्छा है। मतलब कि मेरे हिसाब से गूगल बाउंस रेट को रैंकिंग फैक्टर में लेता ही लेता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट सिग्नल देता है कि आप साइट पे आप आए और वापस चले गए। इट मीन्स दैट कंटेंट ऑफ दैट वेब पेज इज नॉट सेटिस्फाइंग दी सर्च इंटेंट और यूजर इंटेंट, तो वो उसको डाउन कर देता है रैंकिंग को। अब जितना मर्जी आप बैकलिंक डालो, जितना मर्जी आप इसे कर लो, तो वो कंटेंट
यूजर बिहेवियर आपको अच्छा होना ही करना। तो वो अब सारी चीज़ें आप देख लीजिए अपनी साइट को खोल के कि आप अपनी वेबसाइट पे इस टर्म पे, कीवर्ड पे क्या ये कंटेंट पढ़ना चाहेंगे। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे, इफ़ यू आर बायस्ड अबाउट योर वेबसाइट, तो किसी थर्ड पर्सन, न्यूट्रल पर्सन से वो आप ओपिनियन ले सकते हैं। यार ये वेबसाइट है मेरी, कैसी लग रही है आपको, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, ये कीवर्ड के ऊपर ही आपको आंसर मिल रहा है। किसी थर्ड पर्सन से, न्यूट्रल पर्सन से आप पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके अंदर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सारे यूजर्स का बेसिकली ना, जैसे कि उनकी जो रैंकिंग है या तो आती नहीं है, और बहुत बार क्या कि सेकंड पेज पे आके रुक गई, तो वो क्या करें बेसिकली अपनी रैंकिंग्स को बेटर करने के लिए गूगल पे? तो इसमें तो आप बैकलिंक्स बनाइए हाई पीआर के, और कुछ नहीं है। ओके, पेज लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि उनकी रैंकिंग्स बेटर हो सकती है? देखिए अगर सेकंड पेज पे आ रही है आपकी, तो इसका मतलब कुछ आपने अच्छा किया ही हुआ है और आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और आजकल सभी लोगों को इतना तो है कि एसईओ पता ही है कि क्या करना चाहिए। अभी जिन्हें मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो अगर आप ये भी चीज़ें जितना मैंने पहले से बताया, अगर आप वही चीज़ें दोबारा से अपने पेज में चेक कर लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑडिट गलती मिल ही जाएगी। अगर वो सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर नहीं है, तो हाई पीआर बैकलिंक्स लीजिए, मतलब हाई डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक्स, वीपीएन से लोग लिंक लेते हैं। और मैंने सर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन में एक मैंने वीडियो बनाया, जो आपने ये करा है, ये बहुत एक बर्निंग क्वेश्चन है कि सब कुछ कर लिए, रैंकिंग नहीं आ रही। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया सर, आप प्लीज़ उसका एटलीस्ट उसके एक वीडियो का एक लिंक डाल दीजिएगा। मैंने उसके मुझे बहुत अप्रिसिएशन ही मिली। और ये सेम क्वेश्चन जैसे आपने का यूज़र का, तो मुझको भी लिंक्डइन पे किसी बंदे ने मेरे से पूछा था, सर आप प्लीज़ इस पर रिप्लाई कीजिए। मैं कहा तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो मैंने इस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाई और मैंने प्रॉपर इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको करना क्या है। तो तो आप एक वो वीडियो का लिंक जरूर लोगों को आप डाल दीजिए। श्योर श्योर, आप मुझे एक बार लिंक शेयर कर दें, मैं उनको शेयर कर दूँ। सर, गूगल सैंडबॉक्स क्या ये अभी आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है? गूगल सैंडबॉक्स देखिए, बाय मुझे नहीं पता कि सैंडबॉक्स कहाँ से टर्म आया और कितने लोगों ने सैंडबॉक्स का एक्सपीरियंस शेयर किया। तीसरी चीज़, मैंने अपने करियर में कभी सैंडबॉक्स मतलब कि फेस नहीं किया है। और मुझको सैंडबॉक्स, मुझे नहीं लगता कि सैंडबॉक्स है। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, पहली चीज़ तो ये है। हम्म। अगर किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप वो जरूर कमेंट बॉक्स में गाइस आप लिखिए कि आपको आपकी साइट सैंडबॉक्स में गई थी, और अपने वेबसाइट भी शेयर करिए। मैं आपकी वेबसाइट एनालाइज करूंगा कि आपकी साइट में ऐसा क्या हुआ कि आपकी साइट सैंडबॉक्स में गई थी, उसको डिटेल्स दे दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी से, क्योंकि मैंने बहुत सी साइट्स ऐसी देखी है कि वो एकदम से रैंक करनी शुरू कर देती है। मतलब कि आपने साइट बनाई, आपने अच्छा कंटेंट डाला, अच्छी, जैसे अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस करी है, अगर आप वो सब काम करते हैं तो आपकी साइट अपने आप रैंक होनी शुरू हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम के। हल्की बैकलिंक्स बनाने तो हाई क्वालिटी अच्छी थोड़ी थोड़ी बैकलिंक्स बनाइए, आपकी साइट हो जाती है रैंक। सर, जो वाइस सर्च है, अगर आप देखें उसका ट्रेंड काफी बढ़ रहा है बेसिकली, तो वाइस सर्च के लिए अपनी साइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? वॉइस सर्च का आगे फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। टेक्स्ट बेस्ड जो कंटेंट है वो कम होगा, जिस ढंग से मोबाइल बढ़ रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रही है, मोबाइल के इंटरनेट डेटा चार्जेस कम हुए हैं, तो डेटा यूजेज बढ़ा है। तो जब डेटा यूजेज बढ़ा है, मोबाइल बढ़े हैं, तो वो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो घर पे हर एक एज ग्रुप के पास है। वो आपके दादा दादी के पास भी है, वो आपके पापा मम्मी के पास भी है, वो आपके बच्चों के पास भी है, वो आपके भैया भाभी के पास भी है, उनके बच्चों के पास भी है, और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबके पास है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड दिस मोबाइल फोन डिवाइसेस, पब्लिक कैन एक्सेस डेटा एट एनी टाइम विद देयर ईज एंड कन्वीनियंस। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे हमें छोड़ के, दीज आर द नॉन टेकी पर्सन्स, नॉन एक्सपर्ट्स हैं, टॉप के और बॉटम के, मतलब कि टॉप ले रहा हूँ और बॉटम ले रहा हूँ एज ग्रुप के हिसाब से। तो अब ये लोग टाइप नहीं कर सकते हैं। वॉइस सर्च का मतलब क्या है? हेलो, चूचू टीवी, चूचू टीवी बच्चे बड़े देखते हैं। मैं को तो मुझे तो भतीजी से मतलब पता लगा ऐसे कोई है, उसमें प्राइम के अंदर आ रहा था, सजेशन में आ रहा था। मेरे ऑफिस में जो फ्रेंड्स है, कलीग्स, उनके बच्चे देखते हैं।
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये कार्टून देखनी है, वो कार्टून देखनी है, तो दे कैन नॉट टाइप। अभी रेसिपीज के लिए भी। स्पीच स्पीच तो एलेक्सा, एलेक्सा है प्राइम में, तो एलेक्सा इनबिल्ट है, सो शी ऑलवेज स्पीक, मुझे ये कार्टून देखनी है, मुझे ऐसे ऐसे करके ये कार्टून देखनी है। तो अब मैं आपको ये अब आप देखिए मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो कथा सुनना चाहते हैं घर पे, तो वो इस पर्सन का नाम लेके या भजन का नाम लेके वो कथा का बोलेंगे और वो भजन आ जाएगा। फादर ने न्यूज़ सुननी है तो वो न्यूज़ करके आज तक न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट पीएम मोदी, लेटेस्ट केजरीवाल न्यूज़ ऐसे करके बोलेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट टाइप, दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो इनके लिए है। और एक एवरेज जो सर्च क्वेरी है वॉइस सर्च में, वो 28 वर्ड्स की है, क्योंकि पीपल स्पीक मोर, दे कैन नॉट राइट, तो वो ज़्यादा बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये एक पैटर्न है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ही वॉइस सर्च में, पहले तो आप यूज़र को समझिए कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, उसके हिसाब से कंटेंट होना चाहिए। वॉइस सर्च आप रैंक करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कीमा आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए उस चीज़ के लिए। स्कीमा मार्कर सबसे पहली चीज़ है आपका, कि आपकी जो साइट है रैंक 0 पे या नंबर 1 पे आनी चाहिए मोबाइल में, फर्स्ट थिंग। कंटेंट आपका इतना इजी, इतने ज़्यादा से ज़्यादा इजी होना चाहिए लेमन लैंग्वेज में, कि वो कोई भी समझ सका। कोई शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं लिखनी है आपने उसके अंदर, कि आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साथ में बैठनी खोल करनी पड़े, इतना इजी होना चाहिए आपका। और साइट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। साइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए और वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। दूसरा आपका, अभी मैंने आपको यही पहले भी टर्म बताया, बोलो जो मैंने पहले बता दी उसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, वही चीज़ में इसमें भी आएगी। आपकी साइट फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। जितना फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होगी साइट, आपका उतना ज़्यादा चांसेस है मोबाइल में और मतलब ऊपर आने के, मतलब कि सर्च रिजल्ट में आने के। तो कंटेंट आपका होना चाहिए इजी लेमन लैंग्वेज में, लॉन्ग टेल वगैरह, कीवर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, क्वेश्चन आंसर्स वाले आप क्वेश्चन पूछिए, आप उसमें एफएक्यू स्कीमा लगाइए। आप क्वेश्चन आंसर वाले बहुत अच्छा होना चाहिए, स्कीमा लगाइए आप, जितने भी आप अच्छे स्कीमा, हाउ टू वाले, एफएक्यू वाले स्कीमा लगाइए आप। फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ये आप 5-6 चीज़ें कर लीजिए, मैंने आपको बोला, आपको वॉइस सर्च में आ जाएगा। ये तो एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरा, गूगल ने एक स्पीकेबल स्कीमा करके लॉन्च भी किया है, बट वो अभी सिर्फ यूएसए में है, दैट इज इन बीटा प्रोसेस। तो अभी वो भी वर्क कर रहा है। गूगल होम स्टूडियो जो होता है, गूगल स्टूडियो, गूगल का जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं इसको, गूगल होम, तो उसके लिए अभी है यूएस में, अभी बीटा टेस्टिंग पे, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा। फिर थर्ड थिंग, अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आप अपनी साइट पे सर्च इनेबल्ड फंक्शन भी लगा सकते हैं, दैट आर साइट इज सर्च इनेबल्ड। फिर वो गूगल क्रोम से या ब्राउजर से आपका माइक ऑन करने के लिए कहता है, अलाउ और ब्लॉक योर माइक। तो आप अलाउ करिए, आप अपने ब्राउजर से, मोबाइल से आप उसको आप बोलिए, तो उसका थोड़ा सा कोड होता है, आपका डेवलपर आपको हेल्प करवा देगा। तो आप अपनी साइट पे एक स्पीक सर्च, मतलब कि वॉइस सर्च बटन भी आप इनबिल्ड कर सकते हैं वहाँ से, तो बहुत हेल्प रहेगी। तो वो एक डायरेक्ट सिग्नल देता है यूजर, गूगल को और यूजर दोनों को, दैट योर साइट इज सर्च इनेबल्ड। तो ये रैंकिंग फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा। तो वहीं पे आप अपनी 50% गेम जीत लेते हैं दूसरों से, जहाँ पे इन्होंने सर्च का बटन नहीं लगाया। तो ऐसे करके, लेकिन थोड़ा डेवलपमेंट है, टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है तो समझने में। तो अगर आप फर्स्ट जो मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई उसको करते हो, स्कीमा वीमा आप डाल दें कंटेंट ऐसा करके, तो बहुत ही बेटर हो जाएगा वॉइस सर्च एसईओ में। बाकी इस पे तो और हम कई घंटे बात कर सकते हैं वॉइस सर्च एसईओ पे जो। स्कीमा की जो हम बात कर रहे थे, आपने जैसे बताया कि एफएक्यू स्कीमा काफी हेल्पफुल हो सकता है, उसके अलावा कौन से स्कीमास मतलब लगाने चाहिए जो कि हमें रैंकिंग में हेल्प करें, प्लस में भी गूगल को अपना जो कंटेंट है उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि कौन सा स्कीमा। गाइस सबसे पहले जो स्कीमा लगाना है ना, वो आपने अपनी साइट के हिसाब से लगाना है और कंटेंट के हिसाब से लगाना है। कुछ कंटेंट, कुछ स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह जो है, वो तो आपकी बाय डिफॉल्ट थ्रू आउट द साइट में चलता है ऑर्गेनाइजेशन वाला स्कीमा। बट आपकी साइट में कुछ है हाउ टू वाला कंटेंट है, कुछ रिव्यू वाला कंटेंट है, कुछ प्रोडक्ट वाला कंटेंट है, कुछ है लोकल प्लेसेस वाला। तो हर पेज के हिसाब से डिफरेंट स्कीमा लगेगा। रिव्यू वाले पे रिव्यू वाला लगेगा, हाउ टू वाला आपने आर्टिकल उसमें हाउ टू वाला लगेगा,
सब में जरूरी नहीं सब में न्यूज़ वाला लगा रहे हैं, ब्लॉग वाला लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। हाउ टू में हाउ टू वाला, उसमें एफएक्यू डाल सकते हैं। अगर हम एफएक्यू का प्लगइन को नीचे अपने ऐसे प्लस माइनस अगर कोलैप्स मोड में आप डाल रहे हैं, रीड मोड वाला, वो एक अलग चीज़ है। बट जिस टाइप का कंटेंट हो उस टाइप का स्कीमा लगेगा। रिव्यू में रिव्यू, रेसिपीज है तो रेसिपी वाला स्कीमा, वहाँ पे आप रिव्यू वाला लगा सकते हैं। तो इवेंट है तो इवेंट वाला स्कीमा लगाइए। तो ये सर अनिल सर, इसमें रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है एज पर द कंटेंट के हिसाब से आपको। और schema.org है, रैंक मैथ प्लगइन है गाइस, रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। आप इंस्टॉल करिए आप उसको, और बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इजी है। आपकी स्कीमा वीमा की आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी भी, इलिटरेट आदमी भी, मतलब कि वो यूज़ कर रहा है, तो उनके चाहिए आपको। बेसिकली आई थिंक जो रैंक मैथ है उसमें हमें अलग से स्कीमा वाले प्लगइन डालने की भी नहीं पड़ते ना, बहुत सारे जो स्कीमा वाले जो कोड्स है उसमें एम्बेड है बेसिकली। यस उसके यस साथ और भी मतलब जो प्लगइन्स जैसे एक्सएमएल साइट मैप वाला है, वो सब भी हमें डालना नहीं है। तो रैंक यस जो है हमें हेल्प करता है बहुत सारे प्लगइन से गेट रीड करने में बेसिकली। यस यस यस, राइट राइट, बहुत सारे प्लगइन्स आपको छुट्टी कर देता है उन प्लगइन्स की। तो आपको अलग से बहुत सारे प्लगइन्स डालने की जरूरत नहीं है। तो एक अकेला बस वही इसकी रैंक में थी, काफी चीजें सॉल्व कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्स बाइंग के बारे में, लिंक परचेज। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लिंक खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए? देखिए अनिल जी, मैंने आज तक कोई भी लिंक नहीं खरीदा है आपके, मैं लाइक आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आज तक एक भी लिंक कभी नहीं खरीदा मैंने। और मतलब कि मैं उन लिंक्स की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में पैसे दे के हम लिंक्स लेते हैं, मंथली बेसिस पे हाई पीआर के लिंक्स लेते हैं, मैंने आज तक नहीं लिया है। लोग लिंक्स लेते हैं और उनकी साइट बेनिफिट भी मिलता होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता होगा, कि दे आर परचेसिंग हाई पीआर बैकलिंक्स। बट मैं उसकी जगह आपको ये बोलूँगा, उन बैकलिंक्स लेने की बजाय आप थोड़ा और काम कीजिए, जैसे मैंने आपको ऑफ पेज बताया। और गेस्ट पोस्ट और हाई पीआर लिंक्स आप, मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू आप करिए, आप वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा रिसर्च करिए एज कम्पेयर टू हाई, मतलब कि लिंक्स परचेज करने की बजाय। क्योंकि जब आप लिंक्स परचेज करते हैं तो उसका कहीं पैटर्न आप देती हैं, फुटप्रिंट छोड़ते छोड़ते हैं आप उसका। तो गूगल इज मच मोर स्मार्टर देन यू। आई डोंट वांट के लिंक्स परचेज के ऊपर मैं अपनी साइट को या क्लाइंट की साइट को पेनलाइज करूं। तो मैंने कभी आज तक ये जानबूझ के रिस्क नहीं लिया है, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे मैं हाई पीयर बैकलिंक्स ले सकता हूँ मैं। तो ऐसी मैं आपको एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूँ। तो मेरा बॉस वो ही गोज इनटू द बिग कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाके वो बोलता है। एनडीटीवी में थे, तो मैंने उनको प्रोफाइल चेक किया, तो 54 58 68 डीएस के ऊपर वो उन साइट्स पे जाके उन्होंने ऐसे अपना सेशन दिया हुआ है। मैंने सर को बोला, सर यहाँ पे साइट ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं? कहते हैं ले ले। मैंने मेल डाला उनको, एज ए आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन एंड वी नीड बैकलिंक फ्रॉम योर वेबसाइट, बस मेल डाला। विद इन 24 आवर्स के अंदर हमें बैकलिंक मिल गया। तो ऑल्टरनेटिव है ना, ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ का। तो ये सब तरीके हैं, आपको थोड़ा स्मार्ट वे करना पड़ता है और कुछ नहीं। अब यूट्यूब एसईओ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लॉग नहीं स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जस्ट यूट्यूब से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो वो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्या करें जिससे कि वो जो उनकी वीडियोस है वो रैंक करना शुरू कर दे यूट्यूब में? तो कुछ ऐसी चीजें हैं बेसिकली जो आप बता सकते हैं उसके बारे में। यूट्यूब एसईओ के बारे के अंदर मैं आपको, देखिए अभी 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 हमने जैसे कोविड-19 के अंदर में फ्री वेबिनार्स की सीरीज निकाली है, तो उसमें सतीश कुशवाहा को हमने बुलाया था। तो स्पेशल हमने सेशन यूट्यूब एसईओ के लिए ही हमने करवाया था। तो यूट्यूब एसईओ के लिए जहाँ तक अभी मुझे समझ आया उनसे बात करके भी, और जो 50% जो यूट्यूब एसईओ में काम करता है वो आपका होता है टाइटल और आपका थंबनेल। ये 50% एसईओ आपका काम करता है यहाँ पे आपका। और ये आप यूट्यूब एकेडमी जो है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो बहुत मैटर करता है फिर आपका ऑन पेज, आपका कंटेंट वॉन्टेंट में कीवर्ड होनी चाहिए आपकी। और आप धीरे धीरे करके उनके लिए भी आप बैकलिंक्स बना सकते हो, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करिए, आप ऐसे करिए। आई थिंक वो आप मुझे वीडियो का लिंक शेयर, जो वेबिनार का अगर लिंक है तो आप शेयर कर हाँ दीजिए। थोड़ा सा मैंने भी देखा था, जो उसमें आई थिंक जयदीप पारिक भी आए थे कुछ देर के लिए हाँ ना। तो सतीश भाई बता रहे थे उसमें बेसिकली जो, जी, हाँ जी। नहीं नहीं वो काफी एजुकेशनल था। तो आप मुझे अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो आप मुझे उसका लिंक शेयर कर श्योर देना, तो मैं श्योर। इसमें डाल देंगे। ओके, मतलब एसईओ के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं।
एसईओ के अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी साइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं? मतलब ठीक है, एसईओ वाला एक पार्ट है, उसके अलावा क्या है जिससे कि क्विक रिजल्ट्स आ सके? एसईओ के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ही, फिर हम इस पे तो एक पूरा दिन का सेमिनार रख सकते हैं इसके एसईओ के अलावा क्या कर सकते हैं। जस्ट टू स्टार्ट विद, मतलब ना, जस्ट एक ब्रीफ बेसिकली। तो सबसे पहले कोरा आंसर्स करके एक जगह है, कोरा पे आप काम करिए, रेडिट पे काम करिए। मतलब कि रेडिट पे मैंने बहुत काम किया है। आपके एसईओ पे जितना ट्रैफिक आता उतना ट्रैफिक में रेडिट से लेके आता था मैं एक टाइम में 2011-12 के अंदर। तो ऐसे करके तो आप वो काम कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं आप, फेसबुक पेड कैंपेन चला सकते हैं। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग इज ए वेरी गुड टूल। आप यूट्यूब पे आप चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब एसईओ आप कर सकते हैं। और दूसरे की साइट पे आप कंटेंट लिखिए, आप हाई पी है जहाँ पे ट्रैफिक है। अनिल जी अगर अलाउ करे तो मैं भी उनके आर्टिकल एक लिख सकता हूँ मैं आपके, तो वहाँ से मेरे को ट्रैफिक आएगा। तो ये एक तरीका है रिलेशनशिप बिल्डिंग का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। आप दूसरे की साइट पर लिखिए, आप वहाँ से ट्रैफिक आप लीजिए। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेज है। ये आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं एसईओ के अलावा। कोरा, यूट्यूब, रेडिट, डिस्कशन बोर्ड्स, वीडियोस, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पेड नॉन पेड बहुत। अगर आप पेड नहीं, इंस्टेंट है आपको कन्वर्जन नहीं तो आप पेड पे जा सकते हैं, अदरवाइज नॉन पेड पे जा सकते सर, ये जो ब्लैक हैट एसईओ है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? मतलब ब्लैक हैट एसईओ करना चाहिए या? हैं। नहीं, मैं सर अनिल जी, मैं ब्लैक हेड एसईओ के, अगर आप मेरे सबसे पहले इंटरव्यू देखेंगे आप सतीश कुशवाहा के चैनल पे, तो हम्म, एक ब्लैक हेड एसईओ के ऊपर ही मैंने मतलब कि एक जॉब छोड़ दी थी। तो हम्म, ब्लैक हेड एसईओ को मैंने कभी नहीं करा है, और ना तो मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ। हम्म, क्योंकि जैसे आपने बोला कि लिंक्स बाय करते, मैंने तो बैक लिंक्स भी नहीं लिए कभी, तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ ब्लैक हैट एसईओ के लिए। लोग करते हैं और बेनिफिट भी लेते हैं, बिकॉज उनको पता है ब्लैक हैट एसईओ कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, उनको चीज़ें क्लियर हैं। बट मेरे पास, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, सारी लॉन्ग टर्म साइट्स होती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, और क्लाइंट्स के तो मैं उनसे जरा सा भी छेड़खानी नहीं कर सकता, ना तो मैं करना चाहूँगा। आई एम ए प्योर वाइट हैट एसईओ पर्सन, और एकदम प्योर वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स ही मैंने करियर में यूज़ करी है। और इवन के मैंने मेजोरिटी ऑफ साइट्स अपने करियर में जो रैंक करी हैं वो विदाउट बैकलिंक्स के, मतलब के मैंने करी हैं, सिर्फ ऑन पेज और कंटेंट के बेस पे ही करी है। इवन के मैंने बैकलिंक्स भी कम बनाए। आई थिंक जो ब्लैक हैट है शायद वो लोग करते हैं जिसका शॉर्ट टर्म मतलब विजन है बेसिकली। अगर आप अब लॉन्ग, जैसे इवेंट ब्लॉगिंग एनर्जी, जैसे इवेंट ब्लॉगिंग आपने करनी तो वहाँ ब्लैक हैट ऐसे करिए, आप कर सकते हैं। मतलब आपको हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने के लिए आपको साइट चाहिए, ब्लैक हैट एसईओ करो आप। या फिर एक एसईओ, एक वेबसाइट बनानी जो आपने सिर्फ 1 महीने के लिए ही लानी है, कि एक ही महीने 2 महीने बस साइट पे आ जाए, हमारा पैसा ट्रैफिक आ जाए। अपने अपने गोल्स और टारगेट्स हैं, तो इस तरीके से करके अगर आप ब्लॉगर्स फैशन में, तो कभी आप सोच भी नहीं सकते आप। नहीं नहीं बिल्कुल। वो तो आपका 10-15 साल इतना पुराना ब्लॉग है, तो ऐसे आप उस पर प्योर धीरे धीरे करते 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 आप वाइट हैट एसईओ, कंटेंट, रेपुटेशन, लिंक बिल्डिंग, रिलेशनशिप के बेसिस पे इतना लेके आए हैं। तो इसी तरीके से करके वो प्रोजेक्ट और गोल्स के ऊपर बेस करता है। जैसे मैं SEOrana.com के लिए मैं धीरे धीरे करते करते ही मतलब काम करूंगा उस पर, कभी सोच सकते थे। मैं पर्सनल ब्रांड, मेरी वेबसाइट का नाम है, वो मेन एजेंसी साइट है, तो मैं उस पर कभी नहीं कर सकता इस तरीके से करके। तो वो आपकी गोल्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। ओके सर, एसईओ का स्कोप क्या है, मतलब आज या फिर अगले 5 साल में, या फिर एसईओ कैसे होने वाला अगले कुछ सालों में? बेसिकली क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? आप ये देखिए, आपने आपने 5 सालों की बात करी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कोविड-19 में देख लीजिए। कोविड-19 में जितनी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज सबकी सब डाउन है, एक्सेप्ट एसईओ की। एसईओ का करियर एकदम से ऊपर चला गया है। सब लोग एसईओ पे जा रहे हैं इस कोविड-19 के अंदर, एसईओ सीखना चाह रहे हैं, एसईओ पे स्ट्रॉन्ग मतलब कि फोकस कर रहे हैं। और अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्वे हुआ था कि एसईओ इज द हार्डेस्ट स्किल टू लर्न फॉर मार्केटर्स, हम्म, इज हार्डेस्ट स्किल। हम्म, तो और एसईओ का स्कोप आगे ही अच्छा ही है। जैसे आपने वॉइस सर्च एसईओ बोला, हम्म, रैंक ब्रेन गमिंग बड़े अपडेट्स आए, गूगल इतने अपडेट कर रहा है, तो एसईओ का स्कोप अच्छा ही है। एसईओ का स्कोप कभी, मैं पिछले 8-10 साल से सुन रहा हूँ कि एसईओ इज डेड, एसईओ इज डेड। और हम्म, मजे की बात सुनो, जो लोग बोलते हैं एसईओ इज डेड, वो हम्म, लोग गूगल में एसईओ के बेसिस पे ही अपना आर्टिकल रैंक कराते हैं एसईओ इज डेड कीवर्ड के ऊपर। तो एसईओ एसईओ डेड नहीं है। मैं हर साल
सुनता हूँ मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में कि एसईओ डेड है, करियर सूट नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है। कि जो आपकी अभी तक की जो जर्नी है उसमें क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या चैलेंजेस रहे हैं अभी तक की, जो आपकी 10-12 साल की जो जर्नी है उसमें? स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ऐसी तो वो है मतलब कि मझधार में फंसी हुई कश्ती, तूफान आते रहते हैं, आप थोड़ा स्मूथ आता है फिर तूफान आता है, फिर एक स्मूथ होता है फिर तूफान आ जाता है। तूफान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, गूगल का अपडेट। वो आते रहता है सर। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो हमारे लिए रहा है आज तक का, अगर मैं देखें तो 2011 12 13 का टाइम बहुत डिफिकल्ट था। वो 3-4 साल हमने मतलब कि बहुत डिफिकल्ट निकाले एसईओ में। तो वैसा टाइम था जो हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियां गई भी हैं, इतने लोगों ने अपना करियर भी छोड़ा है, बट लेकिन हम डटे रहे उस टाइम के अंदर, हार नहीं मानी। तो वो पांडा पेंगुइन जब अपडेट आए थे तो उन्होंने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी थी, करियर तबाह कर दिए थे उस टाइम के अंदर। कंपनीज बंद हो गई थी, लोगों ने गूगल के एम्प्लॉयज़ को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी कि आप हमें मिलिए गूगल को। आप अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है किसी को, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इतना ज़्यादा अगर सालों से अगर किसी की गूगल की कीवर्ड की रैंकिंग आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, एंड सडनली वन नाइट को अगर इसका ट्रैफिक ड्रॉप हो जाए और रैंकिंग ड्रॉप हो जाए, रेवेन्यू ड्रॉप हो जाए, तो वो बंदा क्या करेगा जिसकी 100% रैंकिंग ही गूगल पर डिपेंडेंट है। तो उस टाइम का स्ट्रगल बहुत था हमारे। उसके बाद फिर क्या है, फिर तो अपना चीज़ें पता लग गई, फिर करते 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 आगे बढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं है। सर जो अभी तक का जो आपकी वो जो जर्नी है बेसिकली, उसमें कोई मेजर अचीवमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं बेसिकली अपने हमारे हाँ, व्यूअर्स को? मेजर अचीवमेंट है, मैं एक आपको एक बहुत अच्छी अचीवमेंट बोलूँगा। अचीवमेंट तो खैर काफ़ी सारी है, लेकिन एक अचीवमेंट मैं ज़रूर बताऊँगा जो एसईओ, जो मैंने अपने आप में एक क्वालिटी भी देखी और हर एक एसईओ में भी होनी चाहिए। मैंने सिर्फ एसईओ ही नहीं किया, एसईओ के साथ में एज ए प्रोजेक्ट, एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम किए मैंने। ओके। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों, प्रोजेक्ट मैनेजर भी था और प्रोडक्ट मैनेजर भी था। एस एक्सपर्ट तो मतलब शुरू तो था ही मैं। तो फोर्टिस एनडीडीबी, फोर्टिस हेल्थ केयर का हमारा प्रोजेक्ट आया हमारे पास, तो वहाँ पे उसकी वेबसाइट रीडिजाइनिंग और एसईओ दोनों का था। पूरा साइट बनानी थी एसईओ फ्रेंडली, प्लस हमको एसईओ तो करना ही करना था और एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी थी, रैंकिंग लेके आनी थी। हमने 300 कीवर्ड थे उसके, इंडिविजुअली सिर्फ आई वाज द ओनली पर्सन। 300 कीवर्ड रैंक कराए, बट लेकिन उसके साथ हमने ऐसा चीज़, मैंने उसको सजेशन दी थी कि एक वो ऊपर सर्च बार डालिए ऐसे करके, वहाँ पे फिल्टर ऐसे लगाइए, बटन ऐसे करिए, और वो सजेशंस मेरी इम्प्लीमेंट हुई। उनका फिर मैंने उसको ट्रैकिंग करी एनालिटिक के अंदर, प्रॉपर फिल्टर वगैरह, टारगेट गोल्स वोल सेट किए मैंने उसके अंदर, बटन्स वगैरह के अंदर। तो अराउंड उसका जो कन्वर्जन रेशो था, कन्वर्जन रेशो जो जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, दैट वाज 4%। 4% कन्वर्जन एक हॉस्पिटल की वेबसाइट पे बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी। इवन कि ई कॉमर्स साइट में भी 2% से तो कन्वर्जन नहीं होता, मेरा 4% था जो मैंने तब एनालाइज किया था। जिन्होंने एक्चुअली में 6 स्टेप, 5 से 6 स्टेप थे, 6 स्टेप करने के बाद जिन्होंने फाइनली में अपना फ़ोन नंबर डाल के अपना अपॉइंटमेंट बुक करी डॉक्टर के साथ। एक ये मैं एसईओ में कीवर्ड रैंकिंग के अलावा मैं उसको बहुत मतलब कि मानता हूँ मैं। हालांकि मैंने 2-3 बार साइट अपना सिर्फ एसईओ से मिलियंस ऑफ ट्रैफिक भी इंक्रीज किया मैंने बहुत बार। तो ऐसे करके, और वो एक अलग चीज़ है कि ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो, बट लेकिन मैंने एक साइट बनाई स्क्रैच से। आई वॉज द वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स, और मैंने उसका कन्वर्जन इंक्रीज किया एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को लेके। और एग्जिस्टिंग ट्रैफिक, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा एनालिटिकल माइंड होना चाहिए आपका। पैनलाइज साइट्स, पैनलाइज करी, पैनलाइज साइट से मतलब कि मैंने रिकवरी करी, ट्रैफिक इंप्रूव करा, वो तो चलता ही रहता है, वो जो सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें चीज़ें तो बहुत सारी है अनिल जी, बट स्टिल मैं वो समझता हूँ कि वो आपको बताना जरूरी है कि एसईओ, ट्रैफिक और कीवर्ड रैंकिंग के अलावा भी आप कैसे वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। मेरा ये बेसिकली बताने का ये मेन मोटिव है। अचीवमेंट तो बहुत सारी है, फेलियर्स जितने फेलियर्स हैं उतनी अचीवमेंट भी, मतलब फेलियर्स मैं कहूँगा ज़्यादा ही है मेरे करियर में, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट फेलिंग, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देम, यू कैन नॉट गेट सक्सेस। मैंने अपने फेलियर से सीखा, मैंने अपनी स्ट्रगल हार्ड टाइम में सीखा। और अगर मैं सही बोलूँ आपको, मैं मतलब कि रोजी रोटी की कसम है, वो जो मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था मेरा एसईओ का एक्सपर्ट
ये एसईओ को समझने का टाइम मेरा वही था जब पांडा पेंगुइन ने हमारी ऐसी तैसी हालत खराब करके रखी हुई थी। तो वही मैंने यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा, मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज करी, अपनी अपनी स्किल डेवलप करी मैंने, जो लोगों के पास चाह के भी नहीं कर सकते, और जिनको पता है, जो जिनके पास है, दे आर डूइंग वंडर्स। जिनको वो चीजें पता है, दे आर डूइंग वंडर्स। तो ये सब चीजें हैं। ओके, सौरभ भाई लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आई थिंक काफी लॉन्ग डिस्कशन हो गया है, तो Yes. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जैसे आज 2020 में मतलब आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं कि अगले 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, बेसिकली क्या मतलब आपका विजन है बेसिकली फॉर द नेक्स्ट 5 years? मैं 5 6 साल 10 साल का कोई टारगेट लेके नहीं चलता सर। थोड़ा सा जो चल रहा है चल रहा है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, तो जैसे चल रहा है चलते रहने दो, फिर जैसे डिसीजन आएगा। क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में सोचा, जो मैं सोचता हूँ तो कभी होता ही नहीं है। बात सही है, हम जो सोचते नहीं होते बिल्कुल। वो नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ, जो मैं सोचता, लेकिन गॉड हैज थॉट फॉर यू। तो गॉड पे बिलीव करिए, गॉड हैज समथिंग रियली सेव्ड बेस्ट फॉर यू। बस अपनी तरफ से एफर्ट करने हैं। बस मैं एफर्ट पे यकीन करता हूँ, एफर्ट करे जा रहा हूँ। जैसे साइट्स है, ट्रेनिंग है, वट एवर जो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपके साथ अभी ये किया, मेरा एफर्ट ही है ये। बिल्कुल। आपका एफर्ट है, मेरा एफर्ट है, दोनों का एफर्ट है। तो बस वो एफर्ट्स पे बस फोकस है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, आपने इतना सारा टाइम दिया। थैंक यू गाइस। जो जो मेरा ये हमारा वेबिनार देख रहे हैं, ये सेशन इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब पे प्लीज़ फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे मेरा है सौरभ राणा रियल, और यूट्यूब पे है एससी राणा चैनल। बस आप ये फॉलो करिए, इतना रिक्वेस्ट है आपसे। और अनिल भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे आपने। और जैसे वॉइस सर्च हो गया, रैंकिंग फैक्टर्स हो गए, मिस्टेक्स हो गई, बहुत अच्छी चीज़ें पूछी आपने। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ, अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू।